हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत ही वेल कंडीशन में होगी, बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई सीरीज, जिसके अंदर हम जो है वो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ लाए हैं आपके सामने। जिसके अंदर हम सारी की सारी एनसीईआरटी, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, उन सब की एनसीईआरटी को जो है वो आपकी फिंगर्स टिप्स पे ले आएंगे। यानी कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्लियर करवाई जाएगी लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी का महत्व नीट के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से ही सारे सवाल आते हैं, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लेकर आए हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, और जिसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर लिया गया है वो लिया गया है कोशिका संरचना एवं कार्य। सबसे जो पहला चैप्टर हमने लिया है वो लिया है सेल वाला, कोशिका संरचना एवं कार्य। सेल वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है वो आपके नीट के अंदर दो से तीन क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आने वाले हैं। दो से तीन क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं और बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर को वन शॉट में करने वाले हैं, जहाँ तक अपना मैक्सिमम जाएगा उतना हम इस चैप्टर को करेंगे। और ये गारंटी लेता हूँ कि जितना हम चैप्टर करेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में मैं जितना कराऊंगा उससे बाहर नीट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कौन सा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो चलिए एनसीईआरटी हाईलाइट शुरू करते हैं। आगे तो जो है वो बेसिक दिए गए हैं, यहाँ से जो है वो चैप्टर की शुरुआत होती है। यहाँ से भी बेसिक है, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से रीड करना स्टार्ट करूँगा, जो चीज़ें समझाने लायक होगी उसको समझाऊंगा, और कौन सी इंपॉर्टेंट है उसको भी जो है वो हाईलाइट कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। कैसे कोशिका जो है वो अपने जीवन की इकाई है, किस प्रकार से क्या कोशिका के कार्य रहते हैं अपने शरीर के अंदर, सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो इसमें कोई नो डाउट है कि अपने को जीव भी मिलेंगे और निर्जीव भी मिलेंगे अपने आसपास। जीव जैसे बहुत सारे, जैसे किसी को कुत्ता, मानव, पेड़ पौधे, ये सारे जीव मिले। निर्जीव में मान ले पत्थर मिल गया आपको, रेत मिल गई, है ना, ये सारे निर्जीव। तो अपन देखते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं, जीव भी मिलेंगे और निर्जीव भी मिलेंगे। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण से जीव जीव कहलाते हैं। जीवों के अंदर ऐसा क्या है कि जिस वजह से अपन उसको जीव कह रहे हैं, और निर्जीव में ऐसा क्या है कि उसको हम जीव नहीं कह पा रहे हैं। तो इसका जो बेसिक आंसर है वो है सेल, ठीक है ना। सेल का मतलब जीव, जीवित जीव है, उसके अंदर उसकी एक इकाई होती है सबसे छोटी, वो सेल है, वो उसके अंदर होगी। निर्जीवों में ये नहीं होगी। और जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, ये लिखा हुआ है जीव कोशिका। जीव कोशिका मतलब सेल। अगर सेल उपस्थित है तो उसको अपन कहेंगे जीव, और अगर सेल अनुपस्थित है तो उसको अपन क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। ये बेसिक बात है, ये क्या है बेटा, बेसिक बात है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, सारे के सारे जिसको हम जीवधारी कह रहे हैं वो सारे किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे। उनमें से कुछ जीव एक कोशिका से, कोई कोई जीव जो होते हैं वो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा हो गई, जैसे क्या हो गई अपनी अमीबा हो गई, ये कैसी है, एक कोशिकीय जीव हो गया। जबकि दूसरे हमारे जैसे ह्यूमन हो गए, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुत सारे जीव होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका क्या है, उसके बाद क्या आता है, सेल जो है वो क्या है। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जो कोशिकीय जीवधारी है जिनके पास सेल होती है, यहाँ पर हालांकि एक कोशिकीय जीवधारी लिखना था, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकती है मे बी। तो एक कोशिकीय जीव हैं वो भी स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिनके एक कोशिका होती वो भी सारे कार्य करेंगे, स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जीवन के सभी आवश्यक कार्य वो एक कोशिका करेगी, बस अंतर यही है। हमारे अंदर अलग अलग कोशिकाएं जो है वो अलग अलग कार्य करती हैं। एक कोशिकीय जीव है तो उसके अंदर एक ही कोशिका सारे कार्य करेगी, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं होता। विदाउट कोशिका यानी बिना कोशिका के कोई भी जीव जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं हो सकता, राइट। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक है और क्रियात्मक इकाई है। सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है जीवन की, वो होती है सेल। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट है जीवन की वो क्या है बेटा, सेल है। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज,
एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिकाओं को देखा, वो इसका वर्णन किया था। इंपॉर्टेंट है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम जो वो सेल को देखा और उसका वर्णन किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की? यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये खोज इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? कोशिका को देखा फर्स्ट टाइम और उसका वर्णन किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज इसके बाद में की थी, ल्यूवेनहॉक के बाद में की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज, याद रहेगा। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की खोज एवं इसके बाद के सुधार के बाद फ्रिज कंस्ट्रक्ट्स व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन। जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई उसके बाद जो है वो कोशिका, क्योंकि छोटी होती है, इकाई है, बहुत छोटी है, दिखती भी नहीं है कभी कभी, तो है ना, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई उसके बाद इसका अध्ययन जो है वो थोड़ा आसानी से हो गया। पहले माइक्रोस्कोप की जो है खोज नहीं हुई थी, इस कारण से उसका अध्ययन करने में थोड़ी दिक्कत आई, तो अपन जो है वो वर्णन कर नहीं पाए अच्छे तरीके से, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में इसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से। तो इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे पैराग्राफ में? एक तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत। अब कुछ सिद्धांत हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से जो है वो नीट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से जो है वो नीट का जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी नीट के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या है बेटा? सेल थ्योरी। तो 1838 के अंदर, 1838 के अंदर जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन। क्या नाम था? मैथियस स्लाइडेन। अब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आती है कभी कभी, एक वनस्पति वैज्ञानिक नाम है, आगे एक और नाम आएगा वैज्ञानिक का, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसका थोड़ा सा जो है वो ट्रिक वाला आइडिया दूंगा। दो वैज्ञानिक थे। सबसे पहले यहाँ से ट्रिक बनेगी, एक एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, ये नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ब्रिटिश याद रखना है। ब्रिटिश मतलब कि इंग्लैंड वाले, अंग्रेज। अंग्रेज जो थे वो अपने लिए, जब अंग्रेज के अपन गुलाम भी रहे हैं, हमारा देश भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो इसलिए जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश वाले जो लोग हैं, वो हमारे लिए तो एक तरह से कुत्ते हैं, हमारे लिए क्या है, एक तरह से कुत्ते के समान थे। ठीक है ना। तो और कुत्ते को संस्कृत के अंदर कहते हैं स्वान, ये तो आप सबको पता है, ये तो बेसिक चीज़ है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो एक वैज्ञानिक आ जाएगा आपका थियोडोर स्वान, नाम याद रह जाएगा, ऑप्शन से देखना है भाई, स्वान आएगा पीछे 100%, थियोडोर स्वान। तो थियोडोर स्वान जो है वो कहाँ के थे? तो ब्रिटिश के थे, क्योंकि इंग्लैंड अंग्रेज वाले, वो ब्रिटिश वाले लोग अपने को गुलाम बनाए थे, इसलिए अपने को वो स्वान लगते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश के, और प्राणी वैज्ञानिक, कुत्ता क्या होता है? प्राणी होता है, स्वान क्या है? प्राणी, इसलिए ये क्या है? प्राणी वैज्ञानिक थे। तो ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान हो गए। दूसरा दूसरा आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जर्मनी के थे मैथियस स्लाइडेन थे दूसरे वैज्ञानिक, और वो वनस्पति वैज्ञानिक होंगे अगर ये प्राणी वैज्ञानिक है तो। अरे याद हो गया क्या? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होना। और यहाँ से अगर और चाहो ट्रिक, तो मेथी, मेथी इसमें क्या आ रहा है? मेथी, मेथी जो है वो वनस्पति है, खाने की सब्जी होती है, आपको पता है। ठीक है ना। तो मेथी से आपका वनस्पति हो गया। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक। बाकी एक ट्रिक वो अगर याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है क्या? अरे क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत को देखते हैं क्या और कैसे दिया गया था, आइए चर्चा करते हैं। 1838 के अंदर एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैथियस स्लाइडेन था। वनस्पति वैज्ञानिक थे, पौधों के ऊपर अध्ययन करते थे। वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब पौधों के ऊपर ये अध्ययन करते थे। उन्हें बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया, किया पौधों का अध्ययन, बिल्कुल, और पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते, मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से पौधे बने हुए होते, राइट। जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करती, जो पौधों में टिश्यू का निर्माण करी, मतलब ये एक सेल थी, सेल का समूह पाया गया, तो एक ये टिश्यू बनाया। ठीक है। दूसरी एक प्रकार की कोई सेल थी अलग प्रकार की, उसने मिलकर भी एक टिश्यू बनाया। क्या बनाया? टिश्यू, यानी कि उत्तक बनाया। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर जो है वो पूरा शरीर या बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट, जीव बनता है। ओके। जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करती है। तो बहुत सारे अध्ययन के बाद क्या पाया कि पौधों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं पौधे, और वो पौधों में जो है वो कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? उत्कों का निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है। ये 1838 में कौन बोल के गए? वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन। उसके बाद इसी समय, लगभग इसी के काल के आसपास, 1839 में, एक साल का अंतर है, एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, मैंने नाम याद करवा दिया पहले ही, थियोडोर स्वान नाम था उनका, उन्होंने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है। उन्होंने क्या किया? देखो, उन्होंने क्या किया, समझिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या पाया कि 1839 के अंदर एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान विभिन्न जंतु कोशिका का अध्ययन, जंतु कोशिका का अध्ययन किया, क्योंकि प्राणी वैज्ञानिक है ये, और पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, ये सेल थी। इन्होंने पाया कि सेल के जो बाहर है वो एक पतली परत मिल रही है, लो सर, पतली परत मिल रही है। ठीक है।
जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली, जिसे अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली। इंग्लिश में बोलूं तो सेल, सेल मेम्ब्रेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीएम, सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली मिली जिसको क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। और ये किसके अंदर मिल रही है, ये मिल रही है जंतु कोशिकाओं के अंदर। किसके अंदर मिल रही है, जंतु कोशिकाओं के अंदर। ओके, इस वैज्ञानिक में यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है, इसी वैज्ञानिक, किसका, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने। प्राणी वैज्ञानिक थे इसलिए प्राणियों पे अध्ययन करके बता दिया कि कोशिका के बाहर में एक पतली परत होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन इसी वैज्ञानिक ने पादप पर भी अध्ययन किया। अब थियोडोर स्वान भाई साहब जो थे वो पादपों पर चले गए, पादप के ऊतकों का अध्ययन किया इन्होंने और पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। अब जंतुओं में तो इन्होंने इतना ही पाया कि सेल थी, सेल के बाहर एक पतली झिल्ली मिल गई। अब जब वो पादप कोशिका का अध्ययन करने गए तो ये उनकी कोशिका थी और उन्होंने पाया कि कोशिका के बाहर झिल्ली तो होती है लेकिन एक और पतली या परत मिलती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। फिर मिलती है अपने को सेल मेम्ब्रेन। ओके, उन्होंने क्या पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। विशेषता क्यों है, क्योंकि ये जंतु के अंदर मिलती नहीं है, पादप के अंदर मिल रही है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। उपयुक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए, अब ये स्वान भाई साहब जो थे उन्होंने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना। ये उनकी परिकल्पना थी, क्या, कि प्राणी हैं चाहे वनस्पति हैं, उनका शरीर जो है वो कोशिका और उनके उत्पाद मतलब सेल वगैरह, सेल से टिश्यू हो गई, ये सेल का ही तो है। टिश्यू में क्या है, एक तरह से है तो सारी सेल ही है ना। तो शरीर कोशिकाओं का या उनके उत्पादों से मिलकर बना हुआ होता है, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो अपना वनस्पति हो। यस, क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये इंपॉर्टेंट थी 1838 वाली, वनस्पति कौन, वैज्ञानिक कौन थे, मैथ्यूस स्लाइडेन। और 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक कौन थे, थियोडोर स्वान थे। राइट, थियोडोर स्वान ने पादपों पे अध्ययन तो बाद में किया था, पहले इन्होंने, क्योंकि ये ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे तो पहले प्राणियों पे अध्ययन करके इन्होंने क्या पाया कि प्राणियों के अंदर मिलती है जीव द्रव्य झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद यही वैज्ञानिक गए अपने पादपों के ऊपर और उन्होंने बोला पादपों में मिलती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति मिलती है, झिल्ली तो है ही, भित्ति भी मिलती है जो इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तो फिर उन्होंने परिकल्पना रखी कि प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, शरीर उनका कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है क्या, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब सेल थ्योरी किसने दी, आपको क्वेश्चन अगर पूछे तो किसने दी थी, स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से मिलके कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, उसका यद्यपि इसका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता। अब ये चीज तो हो गई, लेकिन ये भाई साहब जो थे वैज्ञानिक वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा। भाई ये कोशिका, जैसे ये कोशिका थी, अब इससे जो नई कोशिकाएं बन रही है वो कैसे बन रही है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो रहा है, ये चीज वो बता नहीं पाए। ये बताने में क्या रह गए, असफल। अगर आपको पूछे असफलता क्या रही थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये चीज ये नहीं बता पाए थे। तो उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिक का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, रुडोल्फ विर्चो का। पहली बार रुडोल्फ विर्चो, कौन, रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया 1855 में, ये नीट के अंदर पूछा गया है 1855 वाला। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, सेल जो होती है क्या होती है, डिवाइड होती है। ये एक सेल थी, उससे नई सेल बनती है, क्या होती है, सेल विभाजित होती है। ये किसने बताया था अपना, इसने रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर। और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित, ये पहले पुरानी कोशिका थी जिसको मैंने जनक कोशिका बोला, तो जनक कोशिका से जो है वो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभाजित होती है, क्या होती है, इसके विभाजन से नई कोशिकाओं का, यानी पूर्व जो जनक कोशिका है, पहले से स्थित जो कोशिका है उससे ही नई कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होगा, जिसको एक नाम दिया गया एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ओमनिस सेलुल ई सेलुला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, इसका मतलब होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। राइट, इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित किया, जो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया उसको थोड़ा सा जो है उन्होंने मॉडिफाई किया। और क्या बोला इन्होंने, जो है मॉडिफाई करके जो है वो नई कोशिका सिद्धांत, क्या है साथ में, ये अलग नहीं है, नई कोशिका सिद्धांत मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी। नई कोशिका सिद्धांत का मतलब है मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर। ठीक है, वर्तमान अब इनके स्टेटमेंट क्या है, सभी जीव कोशिका से उत्पाद से बनते हैं। ये तो किसका है,
कोशिका सिद्धांत का है, मतलब स्वान और स्लाइडेन जो जो दिया था ये तो वो हो गया। इन्होंने तो विभाजन का बोला, इसलिए सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। सारी जो सेल है वो पहले से स्थित सेल से बन के आती है, निर्माण होके आती है, ये चीज़ इन्होंने बोली। तो ये हो गया कोशिका का सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ये आपका पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3। 15-15 मिनट के अगर वीडियो आप 2x में भी देखोगे तो आपका बहुत ही जल्दी ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे अपन अगली क्लास के अंदर कोशिका का समग्र अवलोकन और इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना और इसके क्वेश्चन अगर बन रहे हो मॉड्यूल में कहीं से भी आप इसको लगा लेना, आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।